हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। आज से संविधान की क्लास स्टार्ट होती है, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर संविधान की क्लास स्टार्ट कर दीजिएगा, तो इसलिए आज से क्लास संविधान की स्टार्ट करते हैं। आज संविधान का पहला वीडियो होगा, जिसमें संविधान के एक बेसिक परिचय से संबंधित आज का जो वीडियो है, इसमें आपको ये जानकारी देंगे कि संविधान अर्थात जो संविधान बनाया गया वह क्यों बनाया गया, ऐसी क्या स्थितियां रहीं, क्या ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से भारत का संविधान बनाया गया। तो उम्मीद है आपको ज्ञात होगा कि भारत में अंग्रेज़ों का बहुत लंबे समय तक यहाँ शासन रहा और उन लोगों ने भारतीयों पर एक कानून बना करके यहाँ पर उन लोगों ने अधिकार जमाया और यहाँ पर उन पर कई प्रकार के ऐसे नियम, ऐसे कानून लगाए जिसके द्वारा बहुत शोषण किया गया। उसके बाद में कुछ भारतीय नेताओं द्वारा अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकाला गया और निकालने के बाद में उन अंग्रेज़ों के द्वारा ही कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके द्वारा चुनौती दी गई भारतीयों को क्या आप अपना भारतीय संविधान स्वयं का बना सकते हैं। तो उसी चुनौती को स्वीकार करते हुए जो संविधान बना है वह अंग्रेज़ों द्वारा दी गई चुनौतियों को सामना करने के बाद में एक संविधान का निर्माण शुरू किया गया। तो अंग्रेज़ों ने भारत पर बहुत अत्याचार किए, बहुत अधिकार किया, यहाँ पर बहुत लंबे समय तक शासन किया। तो अंग्रेज़ यहाँ पर कैसे आ गए, कैसे उन लोगों का शासन भारत पे शुरू होता है, इसका एक मूल परिचय से संबंधित आज का ये वीडियो है, जिसमें आपको बताएंगे कि अंग्रेज़ों का आगमन किस प्रकार से होता है, क्यों होता है अंग्रेज़ों का आगमन, कैसे बाहरी लोग भारत में प्रवेश कर जाते हैं और फिर वह भारत के ही लोगों पर अर्थात हमारे देश में आकर के ही हम पर शासन चलाते हैं। तो क्या ऐसी स्थितियां रहीं जिनकी वजह से वह भारत में प्रवेश करते हैं, तो उसी से संबंधित यह वीडियो है। आज चलते हैं, देखते हैं कि जो विदेशी लोग भारत में आते हैं वह किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार यहाँ पर अपना कानून लागू करते हैं। तो आइए चलते हैं। जैसे कि मैंने दर्शा रखा है यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आगमन कैसे होता है, कैसे बाहरी लोग भारत में प्रवेश करते हैं, उन सबसे संबंधित एक महत्वपूर्ण चर्चा है, उसके बारे में चलते हैं। जैसा कि आपको पता है, आपने विश्व का मैप देखा होगा। विश्व के मैप में मुख्य रूप से 6 बड़े महाद्वीप हैं। उनकी व्यवस्था इस प्रकार से है, क्योंकि जो विदेशियों का भारत में आगमन होता है, जब आप इसको समझेंगे तो आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, यह है आपका उत्तरी अमेरिका, यह है आपका दक्षिणी अमेरिका, यह है आपका यूरोप, यह है आपका अफ्रीका और यह है आपका एशिया और यह है ऑस्ट्रेलिया। तो जैसा कि भारत जो हमारा देश है ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो एशिया महाद्वीप में बहुत देश हैं, लेकिन उसमें से हमारा भारत भी देश है। और इसी प्रकार से यूरोप में भी कई देश हैं, इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में ये सभी की व्यवस्थाएं हैं। मुख्य रूप से ये 6 महाद्वीप हैं। तो कहा जाता है कि भारत और यूरोप के मध्य पहले स्थलीय मार्ग से व्यापार का संबंध था, अर्थात भारत और यूरोप के मध्य में स्थलीय मार्ग से यह व्यापार का संबंध चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद में एक समय ऐसा आता है जब अरबों का यूरोप के पूर्वी क्षेत्रों पर आक्रमण होता है और वह यूरोप के पूर्वी क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते हैं। जब अरब यूरोप के पूर्वी क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते हैं तो ये जो मार्ग होता है ये अवरुद्ध हो जाता है और रुक जाता है। रुकने से जो भारत का यूरोपीय देशों से जो व्यापार चल रहा था वह अवरुद्ध हो जाता है, अर्थात रुक जाता है। रुकने के बाद में काफ़ी लंबे समय तक रुकता रहता है। फिर उसके बाद में यूरोप के कुछ जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं यह व्यापार के उद्देश्य से निकलते हैं और ये क्योंकि यह सभी समुद्री क्षेत्र है तो समुद्री क्षेत्र से होते हुए वह निकलते हैं व्यापार के उद्देश्य से। जैसा कि देखने को मिलता है कि वास्को डी गामा यूरोप से निकलता है और यह सबसे पहले अमेरिका पहुंचता है, अमेरिका के बारे में जानकारी करता है। अर्थात कहा जाता है कि सर्वप्रथम वास्को डी गामा ने अमेरिका की खोज की। फिर उसके बाद यही वास्को डी गामा यूरोप से निकलता है तो अफ्रीका होते हुए अफ्रीका से घूम करके और ये आ पहुंचता है एशिया में, और एशिया में वो भी ये भारत देश में आ पहुंचता है, जो कि भारत का यह आपका दक्षिणी क्षेत्र है। दक्षिणी क्षेत्र में यह केरल में पहुंचता है। वास्को डी गामा केरल में आता है, केरल के कोचीन में। तो ये वास्को डी गामा यूरोप से निकलता है और अफ्रीका से घूमते हुए ये एशिया के अपने देश भारत में आता है। भारत के वो भी
केरल क्षेत्र में आता है, यहाँ पर आता है और यहाँ से यह व्यापार करना शुरू करता है। और यह व्यापार मुख्य रूप से सूती वस्त्रों और मसाले का व्यापार करता है। कहा जाता है वास्को डी गामा यहाँ से अर्थात जो केरल में कोचीन पड़ता है, कोचीन में इसने अपना केंद्र बनाया और अन्य जो क्षेत्र थे अन्य क्षेत्रों से माल ले जा करके और इस केंद्र पर स्टोर किया जाता है, अर्थात एकत्रित किया जाता है। एकत्रित करते फिर यहाँ से जल यानों की सहायता से ये ले जाता है ब्रिटेन, अर्थात यहाँ से ब्रिटेन ले जाता है और ब्रिटेन में इसको बहुत अधिक मुनाफा होता है। तो ये व्यापार जो है भारत से ये करता रहता है। इसी से प्रेरित होकर के अन्य जो यूरोप के लोग होते हैं वह भी भारत आने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि भारत जो है ये बहुत आर्थिक समृद्ध मजबूत देश है और यहाँ से व्यापार अगर किया जाए तो उसमें बहुत अधिक मुनाफा होगा, जिस प्रकार से वास्को डी गामा को हो रहा है। तो इस पूरी घटना को देखते हैं, जैसा कि मैंने दर्शा रखा है। तो कई यूरोप के लोग यहाँ आते हैं और मुख्य रूप से व्यापार शुरू करते हैं। तो इसी सभी से प्रेरित होकर के अन्य व्यापारी जो वर्ग के लोग होते हैं, तो वहाँ पे जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ ने एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी का गठन किया और उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ये लोग आते हैं। इसके अतिरिक्त भी कई कंपनियाँ आती हैं, लेकिन उन सभी विदेशी कंपनियों में जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज धीरे धीरे यहाँ पर व्यापार के साथ साथ यहाँ की राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं। तो किस प्रकार से अन्य कंपनियां हैं, उसमें कुछ मुख्य कंपनियों को मैंने यहाँ दर्शा रखा है। इसके अतिरिक्त भी कई कंपनियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 4 कंपनियों को मैंने यहाँ दर्शाया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि पुर्तगाली था, तो पुर्तगाली यूरोप का पुर्तगाली जो वास्को डी गामा था, ये 1498 ईस्वी में यह आपका अफ्रीका से घूमते हुए आ पहुँचता है कहाँ, तो भारत के केरल क्षेत्र में। और केरल में कहाँ पे आता है, तो कालीकट जो बंदरगाह है केरल में, वहाँ पर ये आ पहुँचता है। और कहा जाता है कि जो केरल कोचीन क्षेत्र का उस समय जो राजा था वह था जम्बोरियन ने इसका वास्को डी गामा का स्वागत किया है। वास्को डी गामा का जम्बोरियन ने स्वागत क्यों किया, तो स्वागत करने का उसका उद्देश्य ये था कि ये वास्को डी गामा है, ये विदेश से आया है और ये हमारे देश में आकर के यह व्यापार करेगा और हमारे यहाँ का जब ये माल खरीदेगा तो हमें उससे धन की प्राप्ति होगी। जब हमें उससे धन की प्राप्ति होगी तो उस धन से हम अपनी जो यहाँ की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को हम मजबूत करेंगे और हमारा देश सुदृढ़ होगा। तो इस उद्देश्य से जम्बोरियन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और स्वागत करने के बाद में ये यहाँ पर मुख्य रूप से व्यापार का कार्य शुरू हो जाता है। और जो आपका वास्को डी गामा होता है, इसने सूती वस्त्रों और मसाला का इसने व्यापार किया था, जो कि सूती वस्त्र और मसाला यहाँ से ले जाता था ब्रिटेन के बाज़ार में और वहाँ बेचता था ब्रिटेन के बाज़ार में। और कहा जाता है ब्रिटेन में बेच करके ये जो क्रय मूल्य पर जितने की वस्तु खरीदता था उससे 60 गुना मुनाफा होता था। अर्थात कहा जाता है कि जितने क्रय मूल्य पर ये वस्तु खरीदता था और यहाँ से वहाँ तक ले जाने में जो खर्चा होता था किराया में, उस खर्चे को निकाल करके वस्तु के क्रय मूल्य से 60 गुना अधिक इसको बेनिफिट होता था, इतना मुनाफा अधिक होता था। तो इतना ज़्यादा मुनाफा होने की वजह से जो यूरोप के व्यापारी वर्ग होते हैं वह इससे प्रेरित हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब भारत से ही व्यापार किया जाए। उसके बाद में सेकंड नंबर पर डच लोग आते हैं। डच आते हैं जो 1595 ईस्वी में ये पहले इंडोनेशिया क्षेत्र में व्यापार इनका चलता है। इंडोनेशिया जो आपका भारत के इस साइड में पड़ता है, अर्थात यहाँ पे पड़ता है इंडोनेशिया। तो ये इंडोनेशिया यूरोप के जो डच लोग होते हैं ये इंडोनेशिया से व्यापार करते हैं और जो डच लोग होते हैं ये इंडोनेशिया से मसाले का व्यापार करते हैं। तो मसाले का व्यापार डच का इंडोनेशिया से चल रहा था। तो ये सूती वस्त्रों का व्यापार करना चाहते हैं भारत से और ये भारत में आते हैं फिर 1602 ईस्वी में। तो डच भारत आते हैं 1602 ईस्वी में और अपना केंद्र बनाते हैं मसूलीपट्टनम, जो ये आपका तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है। मसूलीपट्टनम में ये अपना केंद्र बनाते हैं 1605 ईस्वी में और उस केंद्र को बना करके यहाँ से व्यापार का कार्य शुरू करते हैं। फिर उसके बाद में अंग्रेज आते हैं। तो अंग्रेज 1600 ईस्वी में आते हैं, क्योंकि जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कंपनी का गठन किया और उसमें 217 लोगों को उसने भागीदार बनाया और कहा जाता 30,133 पाउंड की
रकम एकत्रित करके उन्होंने व्यवसाय करने का उद्देश्य बनाया और यहाँ पे आते हैं। तो 1600 ईस्वी में अंग्रेज आते हैं और ये पहला केंद्र इन्होंने बनाया था सूरत में। ये सूरत क्षेत्र में आते हैं। 1608 ईस्वी में इन्होंने अपना केंद्र बनाया सूरत में। तो उसके बाद में ये काम कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाता है। तो उसके बाद में ये दूसरा केंद्र अपना मसूलीपट्टनम क्षेत्र में बनाते हैं, जो मसूलीपट्टनम में इनका जो दूसरा केंद्र था वह मसूलीपट्टनम में था, जो 1611 ईस्वी में तैयार होता है। तो अंग्रेज़ों के दो केंद्र थे, एक पहला सूरत में 1608 ईस्वी में बनाया और दूसरा मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में बनाया। फिर उसके बाद में आते फ्रेंच लोग 1664 ईस्वी में आते हैं, जो फ्रांसीसी होते हैं। ये इन्होंने जो अपना केंद्र बनाया यह 1668 ईस्वी में सूरत में ही बनाया। तो इस प्रकार से ये कंपनियां आती हैं। लेकिन ये सभी कंपनियां आती हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन कंपनियों में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, जो अर्थात अंग्रेज़ जो होते हैं, वह यहाँ पे व्यापार इतनी ज़्यादा मात्रा में करने लगते हैं। व्यापार करने के साथ साथ ये धीरे धीरे क्या होता है, ये अपनी स्थितियों को सुदृढ़ करते हैं और भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें भी ये लोग हस्तक्षेप करने लगते हैं और इनका फिर उद्देश्य धीरे धीरे बदल जाता है और बदलने के बाद में ये सोचते हैं कि भारत पर ही संपूर्ण अधिकार कर लिया जाए। तो किस प्रकार से होता है अधिकार के लिए इन लोगों ने कई युद्ध भी किए अंग्रेज़ों ने। तो कहाँ पे कौन से युद्ध किए, उसमें से कुछ मुख्य युद्ध हैं जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अंग्रेज़ों के यहाँ अधिकार का। तो वो कौन कौन से उन पर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ दर्शाया था, अंग्रेजी कंपनी का आगमन होता है 1600 ईस्वी में और ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया जाता है 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में। और गठन करने के बाद में ये इसका नाम रखा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और 15 वर्षों के लिए इन्होंने पूर्वी देशों में अर्थात यूरोप के पूर्वी देश जो एशिया क्षेत्र में पड़ते हैं, तो पूर्वी देशों में इन्होंने व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। अधिकार प्राप्त करने के बाद में इस कंपनी में इन्होंने 217 लोग भागीदार थे, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसमें 217 लोग भागीदार थे और 30,133 पाउंड की जो रकम है वह एकत्रित करते हैं, जो व्यवसाय का कार्य शुरू करना चाहते हैं। अब ये व्यापार का कार्य चलने लगता है भारत में अंग्रेज़ों का, और चलते चलते जब काफ़ी समय बीत जाता है और धीरे धीरे अंग्रेज़ अपनी स्थिति को सुदृढ़ करते रहते हैं। फिर मुग़ल शासक थे अकबर की मृत्यु के बाद में मुग़ल की स्थिति जो है वह कमज़ोर होने लगती है। जब कमज़ोर होने लगती है तो उसी का अंग्रेज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो किस प्रकार से फ़ायदा उठाते हैं उसको देखते हैं। तो उत्तर मुग़ल शासक जब फ़र्रुख सियर इस समय होते हैं, फ़र्रुख सियर के समय स्थिति काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है। कमज़ोर पड़ने से और इनका जिन क्षेत्रों पर अधिकार था, अर्थात मुग़ल शासकों का जिन क्षेत्रों पर अधिकार था वो क्षेत्र व्यवस्थित रूप में ये चला नहीं पाते हैं। तो फ़र्रुख सियर ये सोचता है कि जो ये विदेशी लोग हैं इनसे पैसा लिया जाए और इनको बदले में इनको अधिकार दिया जाए और ये व्यापार करें। लेकिन तब तक उनकी जो मंशा होती है वह बदल चुकी होती है, क्योंकि उनका ये उद्देश्य हो जाता है कि भारत पर अधिकार करने का। तो फ़र्रुख सियर होता है ये 1717 ईस्वी में चंद रुपए लेकर के, कहा जाता है चंद रुपए लेकर के अंग्रेज़ों को व्यापार करने का पूर्ण अधिकार दे दिया। अधिकार देने के बाद में अब काफ़ी अधिकार अंग्रेज़ों के अंतर्गत आ पहुँचे थे। तो उसके बाद में दिल्ली का जब मुग़ल शासक जिस समय होता है शाह आलम सेकंड, तो उस समय आते आते स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो दिल्ली का जो मुग़ल शासक था शाह आलम सेकंड, यह बहुत कमज़ोर हो चुका था इस समय तक स्थिति। और बंगाल का उस समय जो नवाब होता है अलवर्दी खां बंगाल का नवाब होता है और ये इन सभी स्थितियों को देख रहा होता है कि अंग्रेज़ किस प्रकार से धीरे धीरे अपना पैर पसार रहे हैं और इनकी लगातार मंशा बदलती चली जा रही है। तो इसने बल्कि कहा भी अंग्रेज़ों के लिए कि अंग्रेज़ मधुमक्खी के समान हैं, अगर इनको नहीं छेड़ोगे तो ये शहद देंगे और अगर छेड़ोगे तो काट काट के मार डालेंगे। तो ये जो कथन है ये कथन अलवर्दी खां के द्वारा दिया गया। उसके बाद में अलवर्दी खां की 3 पुत्रियां थीं। इसने अपनी 3 पुत्रियों का विवाह अलग अलग किया। उसमें एक पुत्री का पुत्र होता है सिराजुद्दौला को अलवर्दी खां सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब घोषित कर देता है। अब जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बनता है तो इसकी जो अलवर्दी खां की अन्य जो 2 पुत्रियां होती हैं, अर्थात जो सिराजुद्दौला होता है सिराजुद्दौला की जो 2 मौसी होती हैं,
तो वो दो मौसी और तथा वहाँ के जो समाज के कुछ लोग होते हैं वह सिराजुद्दौला के विरोध में आने लगते हैं, अर्थात सिराजुद्दौला का पारिवारिक क्लेश भी शुरू हो जाता है और वहाँ के जो सामाजिक कुछ लोग होते हैं वह भी विरोध में आते हैं। तो इन्हीं सभी का फ़ायदा उठाते हैं अंग्रेज़ लोग। तो किस प्रकार से फिर युद्ध होता है उसको देखते हैं, जो मुख्य युद्ध है। तो उस समय फिर प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 ईस्वी में। यहाँ से स्थिति बदलना शुरू हो जाती है। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ। इसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और जो सिराजुद्दौला था उसका सेनापति था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र सेनापति और सिराजुद्दौला ये दोनों मिल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय सेनापति होता है लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य में ये युद्ध होता है, जिसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। और कहा जाता है इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाता है। इसके हारने का कारण बनता है मीर जाफ़र, क्योंकि मीर जाफ़र सिराजुद्दौला को धोखा देता है और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दे देता है, क्योंकि इसका ये मानना था कि उनका अगर साथ देंगे तो हमें कहीं ना कहीं की सूबेदारी या हमें नवाब बना दिया जाएगा। तो इसलिए ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी का सहायता करता है। तो लॉर्ड क्लाइव अर्थात सेनापति जो होता है लॉर्ड क्लाइव, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था, वह जीत जाता है। लेकिन जीतने के बाद में भी बंगाल पर पूर्ण वैधानिक अधिकार नहीं हो पाता है इस युद्ध से। फिर उसके बाद में क्या होता है, जब ये युद्ध हार जाता है सिराजुद्दौला तो वह परेशान हो जाता है। परेशान होने से जो भारत में अन्य क्षेत्रों में जो वंश चल रहे थे उन वंशों से मदद मांगता है सिराजुद्दौला। फिर आगे क्या होता है उसके बाद में, तब तक उसी समय एक घटना होती है बिहार क्षेत्र में, जिसे कहते हैं पटना कांड। पटना कांड एक घटना होती है। पटना कांड घटना में कहा जाता है वहाँ पर जो सूबेदार होता है आपका मीर कासिम की जगह अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को, जो यहाँ पे धोखा दिया, मीर जाफ़र को सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है, जिससे कि मीर कासिम को हटा दिया जाता है। तो मीर कासिम उधर वहाँ से दुखी हो जाता है, तो वह भी अन्य जो क्षेत्रों के वंश चल रहे थे उन वंशों के राजाओं से वह सहायता मांगता है। इधर बंगाल में सिराजुद्दौला परेशान होता है और उधर आपका अवध क्षेत्र में जो आपका मीर कासिम होता है वह परेशान होता है। और उधर जो दिल्ली में बैठा है मुग़ल शासक शाह आलम सेकंड, वह भी बहुत दीनहीन हो चुका होता है। तो ये तीनों के मध्य में एक संधि होती है और ये एक संधि करते हैं। संधि के बाद में ये लोग तीनों लोग मिल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करते हैं। और वह युद्ध जो होता है वह एक निर्णायक युद्ध होता है। तो वह युद्ध वह बिहार क्षेत्र में होता है, इसलिए बिहार के बक्सर में होने की वजह से इसका नाम बक्सर का युद्ध कहा जाता है, जो कि 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी में होता है। और इसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और बिहार पटना क्षेत्र का जो सूबेदार रह चुका होता है मीर कासिम और जो दिल्ली का मुग़ल शासक शाह आलम सेकंड, ये तीनों मिल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध होता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति था उस समय हेक्टर मुनरो था, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था। तो इसके मध्य में और इन तीनों के मध्य में यह होता है बक्सर का युद्ध। लेकिन इस युद्ध में भी ये तीनों हार जाते हैं। जब हार जाते हैं तो ये निर्णायक युद्ध यह सिद्ध कर देता है कि अब अंग्रेज़ों का भारत पर संपूर्ण अधिकार हो चुका है, क्योंकि मुख्य रूप से भारत में यही जो विशेष प्रकार के राजा थे और जो नवाब थे यही मुख्य रूप से उस समय थे। लेकिन जब ये तीनों मिल करके ब्रिटिश इंडिया कंपनी से लड़ते हैं और फिर भी हार जाते हैं, तो ये निर्णायक युद्ध ये सिद्ध कर देता है कि अब अंग्रेज़ों का भारत पर पूर्ण रूप से अधिकार हो चुका है। अब अंग्रेज़ भारत से बाहर नहीं जाएंगे। तो यहाँ से यह निर्णायक युद्ध सिद्ध कर देता है और अंग्रेज़ों का यहाँ अधिकार हो जाता है। फिर उसके बाद में लेकिन अंग्रेज़ ये सोचते हैं कि भारतीयों को अपने थोड़ा सा संपर्क में लाया जाए, क्योंकि यहाँ पर शासन एकदम से अपने अधीन कर लेना इतना आसान नहीं है कि एकदम अपने अधीन करके यहाँ पर शासन चलाना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए ये इनकी सहायता लेते हैं और इनके मध्य में एक संधि होती है। उस संधि में कहा जाता है कि जो भारतीय राजा थे, भारतीय राजा वो इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में। और इसमें जो भारतीय राजा होते हैं उनके द्वारा अवध क्षेत्र का जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो क्षेत्र होते हैं ये अंग्रेज़ों के अधीन हो जाते हैं। अंग्रेज़ों के अधीन होने के बाद में अंग्रेज़ उस पर अपना पूरा अधिकार जमा लेते हैं। और फिर इसी बक्सर के युद्ध से बंगाल क्षेत्र में शुरू होता है द्वैत शासन। द्वैत शासन क्या होता है उसको देखते हैं।
तो 1757 ईस्वी में जो ये आपका प्लासी का युद्ध होता है, 1757 से लेकर के 1772 तक द्वैध शासन की स्थिति होती है बंगाल में। द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन ऐसा शासन जिसमें कार्य क्षेत्रों को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। दो भाग कौन कौन से विभाजित किए जाते हैं? तो एक धन से संबंधित क्षेत्र होता है, एक कार्य से संबंधित क्षेत्र होता है। तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, जो धन से संबंधित क्षेत्र होता है वह अपने अधीन करते हैं, अर्थात पैसे का लेन देन से संबंधित जो क्षेत्र होता है, जो विभाग होता है उसको अपने अधीन कर लेते हैं, और जो कार्य करने से संबंधित जो विभाग होता है वह भारतीयों के अधीन कर देते हैं और कहते हैं कि ये आप अपनी जिम्मेदारी इस क्षेत्र में संभालें और हम लेन देन से संबंधित जो कार्य होगा वह हमारे अधीन होता है। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था को द्वैध शासन कहा जाता है। द्वैध शासन बंगाल में चलता है जो 1757 से 1772 तक चलता है। अब उसी के समय 1772 में फिर आता है वारेन हेस्टिंग, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। 1772 में आता, 1772 में ये क्या करता है कि ये द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर देता है और कहता है अब संपूर्ण क्षेत्र जो है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अधीन में किया जाता है, अर्थात हमारा ही सभी पर अधिकार होगा और हमारे आधार पर ही सभी कार्य और सभी व्यवस्थाएं संचालित होंगी, अर्थात ब्रिटिश इंडिया कंपनी के आधार पर ही सभी कार्य संचालित होंगे। तो 1772 में द्वैध शासन समाप्त कर देता है और पूरा अंग्रेज़ों के अधीन ही हो जाता है और 1773 ईस्वी में